गाइस एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ आजकल मार्केट में चल रही है कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी ने 15.5 लाख करोड़ के फ्रॉड कमिट किए हैं इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एज पर द सेबी रिपोर्ट्स। तो बेसिकली ये एक स्टोरी है क्या सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या पता चला है, दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस सबसे पहले एक काम करते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स के बेसिक बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ना गाइस, वो एक गोल्ड कंपनी है। वो करती क्या है, वो गोल्ड बुलियन को मार्केट से बाय करती है, उसके बाद वो उसको रिफाइन करती है, फिर उसको वो मार्केट में या तो गोल्ड को सेल कर देती है, या फिर वो किसी ज्वेलरी कंपनी को उस गोल्ड को दे देगी रिफाइन करने के बाद, या फिर वो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उनका खुद का एक रिटेल ब्रांड भी है शुभ ज्वेलर्स के नाम पे, जिसके थ्रू वो मार्केट में गोल्ड ज्वेलरी को डायरेक्ट मार्केट में सेल भी करती है। तो ये ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है। लेकिन ये तो चलो एक नॉर्मल बिजनेस हो गया, लेकिन कंपनी ने ऐसा किया क्या है। अब गाइस हुआ क्या ना कि कंपनी जो है ना, उसको मार्च 2024 के अंदर एक कंपनी का एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, सेबी को कंप्लेंट करी कि मुझे इस कंपनी के अंदर ना कुछ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है और कंपनी ने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करी है अपने अकाउंट्स के अंदर। जब सेबी ने पूछा ऐसा उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी है ना, इसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, वो 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और अभी तक इसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और कंपनी ने अभी तक उसको एसेट्स के अंदर दिखा रखा है। अब कहने का मतलब क्या कि देखो, ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है ना, ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसी चीज़ है कि मुझे किसी से पैसा रिकवर करना है। यूजुअली बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर क्या होता है, ये पैसा यूजुअली 6 महीनों के अंदर रिकवर कर लिया जाता है। अगर कंपनी नहीं कर पा रही होती तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा और कंपनी इसका बैड डेट मान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर लॉस मान लेती है उसको, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपके कम हो जाते हैं। लेकिन 2 साल से इस कंपनी ने उसको ट्रेड रिसीवेबल को एसेट ही दिखा रखा है और उसके ऊपर ना लॉसेस बुक किए और वो आज भी एसेट का वो फॉर्म दिख रहा है। तो बेसिकली दैट इज समथिंग विच इज़ हाईली अनलाइकली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जैसे ही सेबी ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे उनको ना एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम और बड़ी दिखती गई। उनको क्या पता चला कि FY21 से लेके FY25 तक जो ओवरऑल कंपनी जो है ना, उसका 97 से 99% रेवेन्यू जो थे वो उनकी सब्सिडरीज के थ्रू ही आ रहे थे। अब होता क्या है, राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ना, बेसिकली इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज थी अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें सबसे जो मेजर सब्सिडरी जो थी वो थी वालकाम्बी स्विट्जरलैंड के अंदर, जो कि उनकी एक रिफाइनिंग कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी को राजेश एक्सपोर्ट्स ने 2015 के अंदर अक्वायर किया था फॉर $400 मिलियन। और ये कंपनी को क्यों अक्वायर किया गया, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनीज में से एक थी। तो इससे क्या होता है ना, राजेश एक्सपोर्ट्स को एक बहुत ही इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मिल गई और एक एक्सेस मिल गया ग्लोबल मार्केट का। तो बेसिकली इसलिए उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया था। अब हो क्या रहा था ना कि इस सब्सिडरी और बाकी सब्सिडरीज के थ्रू इनका 97-98% रेवेन्यू जो थे वो इन्हीं के थ्रू आ रहे थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ी वार्निंग वाली सिग्नल था कि बेसिकली समथिंग इज गोइंग ऑन हियर, तो हमें इसको एक बार थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो कंपनी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी लेवल पर जब चेक किया तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे वालकाम्बी जो है, उन्होंने अपने रेवेन्यूज़ इस साल दिखाए 542 करोड़, और जब कंपनी के रेवेन्यूज़ ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ देखे गए तो वो 2.93 लाख करोड़ के रेवेन्यू थे। मतलब आप ये समझ लो कि ओवरऑल रेवेन्यू तो कंपनी इतने ज़्यादा दिखा रही है और जब सब्सिडरी को देख रहे हैं तो उसके रेवेन्यू बहुत ही कम है। तो ये इतने रेवेन्यू बढ़ के आए कैसे। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी कर क्या रही थी ओवरऑल। देखो हुआ क्या ना गाइस, देखो कंपनी, इसको ना समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। दे लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो, ठीक है, आपने क्या किया, एक मॉल डेवलप किया जिसके अंदर लेट सपोज 100 शोरूम्स थे। अब हर एक शोरूम की जो प्राइस है ना वो 5 करोड़ है, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर एज अ डेवलपर अगर आप इस मॉल को किसी को आगे सेल करते हो, लेट सपोज आपने 100 शोरूम्स आगे किसी को सेल कर दिए, तो 100 शोरूम्स का 5 करोड़ के हिसाब से आपको 500 करोड़ का आप रेवेन्यू दिखा सकते हो। ये तो हो गया डेवलपर। देखो आपने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, आपने पूरी कॉस्ट लगाई है, इसलिए पूरा रेवेन्यू आप अपने पास उसको बुक करोगे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन सोचो यहाँ पर मान लो एक प्रॉपर्टी डीलर होता, वो क्या कर रहा है, उसने इस प्रॉपर्टी को बनाया नहीं है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको डेवलपर को हेल्प कर रहा है कि इस प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल कर दिया जाए। अब हुआ क्या, लेट सपोज के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे उसको 10 लाख रुपए की कमीशन मिलती है उस प्रॉपर्टी डीलर को एक पर्टिकुलर शोरूम को सेल करने के लिए। तो जैसे उसने एक पर्टिकुलर शोरूम को सेल किया, उसको अपनी रेवेन्यू कितना दिखाना चाहिए था उस प्रॉपर्टी डीलर को, सिर्फ 10 लाख रुपीस, क्योंकि यही उसने एक्चुअली कमाया, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी तो थी नहीं, उसने सिर्फ अपनी कमीशन को अर्न किया है। लेकिन उसने अपनी रेवेन्यू कितना दिखा दिया, 5 करोड़ 10 लाख रुपीस। मतलब उसने ये दिखाया कि मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल किया है और इसकी जो रेवेन्यू जो है ना मेरा कितना हो गया, 5 करोड़ 10 लाख रुपीस, और मेरी कॉस्ट कितनी है, 5 करोड़, जबकि कंपनी ने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डीलर ने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीदा भी नहीं था।
तो देखो इस तरीके से ये अकाउंटिंग चलती है, उसको सिर्फ 10 लाख ही दिखाना चाहिए था। अब यही सेम प्रॉब्लम जो थी ना वो राजेश एक्सपोर्ट्स ने करी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल क्या किया, लेट सपोज उन्होंने गोल्ड बुलियन जो था ना वो मार्केट से खरीदा। एक बार के लिए अंडरस्टैंड करते हैं, लेट सपोज उन्होंने 1000 करोड़ का गोल्ड जो था ना उन्होंने गोल्ड को मार्केट से खरीद लिया। अब डेफिनेटली राजेश एक्सपोर्ट्स ने डेफिनेटली उस गोल्ड को खरीदा है, तो वो उसको एज अ कॉस्ट उसको अपने उसमें दिखा सकते हैं कि मैंने इसको खरीदा इस पर्टिकुलर अमाउंट को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी सब्सिडरी को उस गोल्ड को दिया कि आप इसको रिफाइन कर दो। अब लॉजिकली एक बात बताओ, ये जो सब्सिडरी है ये तो इस कंपनी की ही है, तो देखा जाए तो इस कंपनी को सेल तो करना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये तो मेरे खुद का ही पार्ट है, ये तो बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो गाइस अब एक बात समझो, राजेश एक्सपोर्ट्स एक्चुअली कर क्या रही थी, उन्होंने गोल्ड बुलियन को बाय किया, ठीक है, और गोल्ड बुलियन को बाय करके अब क्योंकि वालकाम्बी जो है वो उनकी खुद की सब्सिडरी है, तो उन्हें गोल्ड को डायरेक्टली उनको दे देना चाहिए और वो उसको रिफाइन करके वापस दे देंगी और अपनी रिफाइनिंग की कमीशन अपने पास रखेंगी, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी इसी तरीके से अलाउ करते हैं। लेकिन कंपनी ने किया क्या, कंपनी ने इस गोल्ड को वापस सेल कर दिया टू वालकाम्बी और वालकाम्बी ने उसको खरीदा। फिर वालकाम्बी ने उसके अंदर वैल्यू एडिशन करी और उसके बाद वापस उस गोल्ड को ये ट्रांजैक्शन दिखा दी कि वालकाम्बी ने फिर से मुझे सेल किया है। तो इसका मतलब वही ट्रांजैक्शन घूम के फिर से, मतलब समझ लो कि एक रेवेन्यू अगर मान लो 1000 करोड़ का गोल्ड था तो अब वो 2-3,000 करोड़ का उन्होंने गोल्ड बना दिया, बेसिकली इतना रेवेन्यू उन्होंने बना दिया। इसको बेसिकली सर्कुलर ट्रेडिंग भी बोलते हैं कि आप अपनी ही ग्रुप कंपनीज के साथ ही आप बाय प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को सेल करके उसको भी रेवेन्यू काउंट कर लो। तो होगा क्या, आपका रेवेन्यू जो है वो दिखेगा बहुत एग्जैजरेटेड, बट एक्चुअली आपका इतना रेवेन्यू है तो नहीं। तो बेसिकली दैट इज समथिंग विच द कंपनी वाज डूइंग। और करते करते इन्होंने इसको इस लेवल पर लेकर आ गए गाइस कि आज रिलायंस के बाद सेकंड नंबर पर जो ओवरऑल रेवेन्यूज जो कंपनी के आ रहे हैं ना वो आ रहे थे राजेश एक्सपोर्ट्स के। मतलब रिलायंस के अराउंड 10 लाख करोड़ के रेवेन्यूज थे और इस कंपनी के अराउंड 7.78 लाख करोड़ के रेवेन्यूज थे इन FY26, विच इज फिनोमिनल। लेकिन देखा जाए अगर उसके ऊपर मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो ये कंपनी सिर्फ 112 करोड़ का प्रॉफिट ही दिखा रही थी, जो कि बहुत ही माइनिसिकल है। आप ये समझो कि इट इज एक्सट्रीमली लो। अब इससे ना गाइस कंपनी को फायदा क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो एक बात समझो, अगर एक कंपनी अपने रेवेन्यूज को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके दिखाती है तो होगा क्या, मार्केट में ना एक बहुत बड़ी न्यूज जाती है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि अगर इतने रेवेन्यूज अगर कंपनी के आ रहे हैं इसका मतलब द कंपनी इज डूइंग समथिंग राइट। और ऊपर से उन्होंने वालकाम्बी को क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर रखा था, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है, तो उससे भी एक बहुत ही इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि कंपनी जो है ना कुछ अच्छा ही कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर कर रही है। एंड दैट इज वाई इनके जो रेवेन्यूज है ना वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन गाइस इससे इसका ना कंपनी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था इसके ऊपर। कंपनी कर क्या रही थी, अब सोचो इतने रेवेन्यूज दिखेंगे तो होगा क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, कंपनी के शेयर प्राइसेस जो थे वो काफ़ी इंक्रीज करेंगे। अगर शेयर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो हो क्या रहा था, जो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं वो कर क्या रहे थे, वो मार्केट में उन शेयर्स को कोलैटरल रखवा के बैंक से लोन ले रहे थे। अब वही वाली बात हो गई, जितने का भी कंपनी का शेयर होगा, अगर मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है तो बैंक क्या करते हैं, उसके ऊपर 50% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट जो आज की डेट में मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है उतना मार्केट में लोन आपको वापस मिल जाता है। अब नाउ द थिंग इज, अगर कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप समझो उतना ही ज़्यादा लोन्स ये लोग मार्केट से रिकवर कर सकते हैं, ये मार्केट से उतना पैसा ले सकते हैं। अब हो क्या रहा था, इस पैसे से जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे वो कर क्या रहे थे, वो क्या करने लगे, इस पैसे को लेकर एक तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफस्टाइल को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर लेकर चले गए। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सो मच ऑफ मनी, तो एक तो वो चीज़ चल रही थी और साथ में क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी गोल्ड डेरिवेटिव्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस लेनी स्टार्ट कर दी थी एंड अल्टीमेटली उसके अंदर उन्होंने सारा पैसा डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। साथ में ऐसी भी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी कि बहुत सारा कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो पैसा था वो जैसे 339 करोड़ जो था वो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया, या फिर कोई और पैसा था वो भी उन्होंने किसी और तरीके से CFO के अकाउंट में या CEO के अकाउंट में ले लिया, MD के अकाउंट में ले लिया। तो बेसिकली ऐसी भी बहुत सारी सर्कुलर न्यूज़ इनकी मार्केट में चल रही थी कि कंपनी जो है ना वो बहुत सारा पैसा इस तरीके से बाहर भी कर रही है मार्केट से। जब सेबी ने इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको बोला कि ठीक है आप जो ये कर रहे हो बेसिकली वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन क्योंकि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अब देखा जाए तो जिसकी गलती नहीं है वो क्या करेगा, बेसिकली वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आगे फर्निश करेगा। बट जैसे सेबी ने बताया कि जब वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जब वो उनसे उसके पीछे के रिकॉर्ड्स मांग रहे थे, तो मैनेजमेंट जो थी ना वो क्लियरली उनको सारे रिकॉर्ड्स नहीं दे रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, समथिंग विच इज मटीरियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शायद वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। दैट इज व्हाट सेबीज इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड। और साथ में हुआ क्या, इनके अफ्रीका के अंदर भी ना इनके काफ़ी सारे एसेट्स थे
मतलब टू द ट्यून ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उनके एसेट्स भी थे। जब उन्होंने पूछा कि ये एसेट्स जो हैं इनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स कहाँ हैं, किस बेसिस पर आपने इन एसेट्स को खरीदा, या फिर इनकी पूरी पीछे की हमें पूरा ट्रांजैक्शंस चाहिए, या हमें पूरा इसके बारे में अकाउंटिंग एंट्रीज चाहिए, जब उनके बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन पूछी, उनके पास वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो गाइस हो क्या रहा था ना कि जो राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ना वो सेबी के साथ उस लेवल पे कोऑपरेट नहीं कर रही। दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट कंसर्निंग एट दिस पॉइंट। साथ में मैं बताता हूँ इसके ऊपर इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान हो सकता है, या इन्वेस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो गाइस एक बात समझो, LIC जो है ना उसका इस कंपनी के अंदर 10.8% स्टेक है। मतलब LIC, अब देखो LIC के अंदर किसका पैसा है, हमारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री का ही पैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते हैं उन्होंने वो सारा पैसा वहाँ पर इकट्ठा करवाया, और LIC जो है उसके अंदर उन्होंने 10.8% का स्टेक लिया हुआ है। अब गाइस एक चीज़ बहुत ही कंसर्निंग है कि एक कंपनी जिसके इतने रेवेन्यूज़ आ तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसके प्रॉफिट की बात करता हूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो लास्ट 5 ईयर से ऑलमोस्ट 0% चल रहे हैं। मतलब समझो 0.005, 0.0006 इस तरीके के परसेंट पे उनके प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं। तो इस टाइप की कंपनी के अंदर LIC ने इतना पैसा लगा क्यों रखा है, इतना स्टेक लगा क्यों रखा है? ये भी तो एक्चुअली इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है उन्हीं का पैसा है। तो बेसिकली दैट इज समथिंग विच इज हाईली कंसर्निंग। अब हुआ क्या, मार्च 2024 के बाद से 3 साल, मतलब बेसिकली लास्ट 2-3 साल अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या ना, कंपनी जो है ना उसके जो शेयर प्राइजेस पहले 900 के अराउंड कुछ चल रहे थे, वो प्राइजेस गिर के आज की डेट में अंडर 100 रुपीज़ आ चुके हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही सिवियर वेल्थ डिस्ट्रक्शन है फॉर द शेयर होल्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके जो प्रोमोटर्स थे इन्होंने अपने शेयर्स को कोलैटरल रखवाकर मार्केट से, बैंक से बहुत सारा पैसा रेस किया है। अब सोचो एक बात, उन्होंने इतना पैसा मार्केट से जब उठा लिया, जब बैंक से इतना पैसा रेस कर लिया और उसके थ्रू अपने लाइफस्टाइल को फंड कर रहे थे या डेरिवेटिव पोजीशंस लेके पैसा कमा रहे थे, आज के डेट में अगर वो उस पैसे को ना भी दें तो बैंक के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उस शेयर को ही सेल कर सकते हैं। और शेयर की वैल्यू आप समझो 80-90% से ऊपर ऑलरेडी गिर चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर यही सिचुएशन रही तो बैंक्स विल नेवर बी एबल टू रिकवर द मनी। और बैंक के अंदर पैसा है किसका? बैंक के अंदर हमारे लोगों का ही पैसा है। हाँ वो बात सही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टेप इन, या कहीं ना कहीं बैंक को ही प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिए हैं उनको खुद ही प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन इससे बैंक को भी कितना नुकसान होता है, और अगर बैंक उसको नहीं मैनेज कर पाई तो मे बी द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन। पर वो एक बहुत ही ड्रास्टिक सिनारियो हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बैंक शुड बी एबल टू वेदर द स्टॉर्म, और वो खुद के प्रोविजंस बनाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो सिटीजन्स का ही है। तो दैट इज समथिंग विच इज हाईली कंसर्निंग। और आप ये समझो इसका स्केल कितना बड़ा है, 15.5 लाख करोड़। देखो इतनी एंट्रीज ऐसी हैं, देखो इन्होंने सेबी ने बोला क्या कि 15.5 लाख करोड़ की एंट्रीज जो है ना वो मैच नहीं कर रही हैं। मतलब कि इन्होंने किया क्या था कि सेबी ने पहले राजेश एक्सपोर्ट्स के ओवरऑल रेवेन्यूज चेक किए, वो दिख रहे हैं 7.78 लाख करोड़ FY26 के अंदर। जब इन्होंने इसको कंफर्म किया विद रिस्पेक्ट टू एक एक सब्सिडरी की अलग अलग अकाउंट बुक्स को चेक किया, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि यार इतना पैसा 15.5 लाख करोड़ के जो अकाउंट्स है ना वो मिसिंग है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, अगर ओवरऑल मिला दो, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन वही चीज़ है अभी कि अभी कंपनी की मैनेजमेंट से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया नहीं है, वी विल प्रूव एवरीथिंग इन कोर्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब वही वाली बात है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो यही रिवील कर रही है, लेकिन कंपनी आगे क्या बोलती है उसके ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन अगर ये सच निकलता है तो अल्टीमेटली इट कैन बी क्वाइट प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर द शेयर होल्डर्स। बाकी लोगों के लिए तो देखो ट्रस्ट फैक्टर तो देखो जाता ही है। जितने भी शेयर मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है, उनको बेसिकली एक धक्का ज़रूर लगता है कि बेसिकली इतनी बड़ी कंपनी होकर अगर वो इस लेवल का अगर फ्रॉड निकल के आ जाएगा तो फिर हम बाकी कंपनीज के ऊपर भी ट्रस्ट किस तरीके से करेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी। लेकिन ओवरऑल इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे होता क्या है, हाउ दिस सिचुएशन एक्चुअली पैन्स आउट। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।